हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। आप इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपका जो जीएस का कॉमन पेपर होता है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है। समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, उसके जीके का जो थर्ड पेपर होता है उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का समान अध्ययन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। एंड झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स से जुड़े हुए नोट्स अभी जल्दी ही आए हैं, इनमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं। किस तरह से नोट्स दिए गए हैं या कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही दिन में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है उसका नाम है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, अंत्योदय कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इंदिरा आवास योजना है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये योजना, सामुदायिक विकास योजना या हम कहें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब आता है? 2 अक्टूबर को आता है 1952 में। 1952 में ये कार्यक्रम आता है। ये अक्सर वर्ष भी इसका एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवर्तन का यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है और एक तरफ लेखक दिए गए हैं, देखकर बताएं सही यहाँ पर क्या होगा। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है, रैखिक उद्विकासवादी सिद्धांत दिया गया है, द्वंद्वात्मक है और प्रकार्यात्मक यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत। ठीक है, ये चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत रहा है। और रैखिक उद्विकासवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स और डेरेनड्रॉफ का संघर्ष का सिद्धांत हो जाएगा। और यहाँ पर प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, सांस्कृतिक गत्यात्मकता का, ठीक है, गत्यात्मकता सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए, शक्ति अभिजन, शासक अभिजन, शासक वर्ग, प्रतिषेधन समूह यहाँ पर दिया गया है। मिलान करें, बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर शक्ति अभिजन की हम बात करें तो ये सी राइट मिल्स से जुड़ जाएगा।
ठीक है, शक्ति अभियान की बात सी राइट मिल्स ने की थी। शासक अभियान की अगर हम बात करें तो ये पेरेटो के द्वारा बात की गई है। शासक वर्ग की बात करें तो ये हम कार्ल मार्क्स यहाँ पर होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने शासक वर्ग की बात की थी। और प्रतिषेधन समूह की बात करें तो ये रिजमैन के द्वारा समूह की बात की गई है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सी राइट मिल्स की अगर हम यहाँ पर बुक्स के बारे में बात करें तो जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, जैसे कि एक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन है, ये कब आती है, 1959 में आती है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसके अलावा एक पुस्तक है द पावर इलिट की है, ये 1956 में पुस्तक आती है। वाइट कॉलर करके एक इनकी पुस्तक है, वाइट कॉलर। ठीक है, वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, 1951 में ये पुस्तक आती है इनकी। ठीक है, द न्यू मैन ऑफ पावर, 1948 में ये पुस्तक आती है। तो ये सारी जो पुस्तकें बताई गई हैं आपको चार, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पावर इलिट, वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, फिर है एक द न्यू मैन ऑफ पावर, ये सभी सी राइट मिल्स की बुक्स है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टाइलर की दृष्टि में निम्न में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था। प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद यहाँ पर दिया गया है। बताएं, टाइलर की दृष्टि में निम्न में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था। यहां पर राइट क्या होगा, यहां पर राइट होगा जीवित सत्तावाद। ठीक है, जीवित सत्तावाद होगा, बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकृतिवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया है। जीवित सत्तावाद का सिद्धांत टाइलर के द्वारा दिया गया है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत ये दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। दुर्खीम से पहले प्रकृतिवाद का सिद्धांत, चाहे ये जीवित सत्तावाद का सिद्धांत था, जितने भी सिद्धांत थे दुर्खीम से पहले, उन सभी का दुर्खीम ने खंडन किया और धर्म की उत्पत्ति का दुर्खीम ने सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था इन्होंने, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या है दुर्खीम के अनुसार, टोटेमवाद है। ठीक है, टोटेमवाद है और इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है, अरुंटा जनजाति पर रहा है। ठीक है, अरुंटा जनजाति पर रहा है। कहाँ की है अरुंटा जनजाति, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है अरुंटा जनजाति। इस पर इन्होंने फील्ड वर्क किया है, टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, टोटेमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है। ऑप्शंस देखिए, सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मानदंड, सामाजिक वरीयता, आदर्श। समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है, यहां पर क्या होगा, समाज शास्त्र में मूल का क्या अर्थ है। यहां पर क्या होगा, मूल्य का क्या अर्थ है, सामाजिक वरीयताएं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, मूल्य का अर्थ क्या, मूल्य का संबंध अगर हम बात करें सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, या किसी भी हम बात करें सोसाइटी के लिए सामाजिक वरीयताएं हैं कि जिनके आधार पर जो मूल्य होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये मूल्यों और मानदंडों के अनुसार ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अपेक्षाएं की जाती हैं कि व्यक्ति मानदंडों, नियमों, मूल्यों के अनुसार ही व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक वरीयताएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताएं, मिलान करके बताएं सही क्या है। उप संस्कृति, विपरीत संस्कृति, संस्कृति का वाहन क्या है, संस्कृति टकराव यहाँ पर क्या है, बताएं।
यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति का वाहन, संस्कृति टकराव, बताएं। उप संस्कृति यहाँ पर क्या होगा, सेना हो जाएगा, ठीक है। विप्रिय संस्कृति या हम जिसे कहें प्रति संस्कृति, ये यहाँ पर हिप्पी हो जाएगा। संस्कृति का वाहन भाषा होती है और संस्कृति का टकराव अयोध्या मंदिर आंदोलन होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, समाजीकरण की निम्न अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। पूर्वभाषी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, किशोर यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, आप लोग तब तक बताएं यहाँ पर इससे सोशलाइजेशन से रिलेटेड इनके जो हम कहें लक्षण या विशेषताएं यहाँ पर कुछ आपको बताई जा रही हैं, जिनसे आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, यह सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है तो यह क्या चलेगी, जीवन प्रयत्न चलेगी, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया है, ये जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया, और इसमें क्या होती है, हम कह सकते हैं यह गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। गतिशील व निरंतरता हमें देखने को मिलती है इसमें। प्रारंभिक अवस्था इसकी पूछी जाती है, तो याद रखेंगे प्रारंभिक अवस्था क्या है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, बाल्यावस्था है, ठीक है। क्या है, बाल्यावस्था है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था। और महत्वपूर्ण अवस्था एक पूछी जाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण अवस्था क्या होगी, किशोरावस्था होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण अवस्था क्या होगी, किशोरावस्था होगी। और ध्यान रखिए, बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। इस तरह से भी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट सही पढ़ते वक्त गलती हो जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आएगा बच्चा, फिर आएगा उसके बाद शिशु, फिर आएगा प्रौढ़, फिर किशोर, और उसके बाद पूर्वभाषी आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चा शिशु आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक सेकेंड, किशोर आएगा, फिर प्रौढ़ होगा और फिर पूर्वभाषी होगा। शिशु बच्चा, ये यहाँ पर सही है, ठीक है। शिशु बच्चा होगा, ठीक है, शिशु है, बच्चा है, फिर यहाँ पर किशोर, फिर प्रौढ़, और फिर यहाँ पर पूर्वभाषी है, ठीक है। पूर्वभाषी यहाँ पर समाजीकरण की बात हो रही है ना। ये कॉन्सेप्ट किसका था, मर्टन के द्वारा दिया गया था। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर देखिए समूह से संबंधित अवधारणाएं यहाँ पर दी गई हैं। बाह्य समूह, प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, मानव समूह यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा थी ये किसके द्वारा दी गई थी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट समनर का था, ये सही है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी। संदर्भ समूह की बात करें तो ये मर्टन की अवधारणा है। मानव समूह की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि मानव समूह की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, होम्स के द्वारा दी गई है, ठीक है। ये होम्स का कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखा बताएं, समूह यहां पर भी दिए गए हैं, मिलान करें। बताएं, अब सही हो गया, ठीक है। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप की बात करें, प्राथमिक और द्वितीयक समूह की, तो यहाँ पर ये कूले हो जाएगा,
ठीक है, कूले ने बात की है। लंबवत और क्षैतिज समूह की अगर हम बात करें तो ये मिलर के द्वारा अवधारणा दी गई थी। समूह के प्रकार इन्होंने बताए। अंतः समूह एवं बाह्य समूह ये समनर का हो जाएगा। और फिर इसके अलावा एकल, द्विक और त्रिक समूह की जो अवधारणा, 3 तरह के जो समूह बताए थे, ये सिमिल के द्वारा बताए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है। यहाँ पर 4 दी गई है। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, निश्चित क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की, आप तब तक बताएं, यहाँ पर आंसर दें। प्राथमिक समूह की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? कूले हैं। कूले ने, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। किस पुस्तक में दी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। और ये पुस्तक कब आती है? 1909 में आती है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है ये पुस्तक, 1909 में आती है। प्राथमिक समूह के उदाहरण जो इन्होंने बताए थे, 3 मुख्य बताए थे। एक परिवार को बताया था, दूसरा पड़ोस को बताया था, परिवार, पड़ोस, और तीसरा मित्र मंडली है। ठीक है, तीसरा क्या है? मित्र मंडली है। व्यक्तियों के ऐसे संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और वैयक्तिक संबंध होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव समाज इनकी पुस्तक है, डेविस की। ठीक है, मानव समाज किंग्सले डेविस के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति से संबंधित यहाँ पर सभी स्टेटमेंट, यहाँ अगर हम कहें कि परिभाषाएं हैं, इस तरह से यहाँ पर दी हैं, देखकर बताएं। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है, मानव निर्मित भाग है। ये किसके द्वारा बात की गई है? हर्शकोविट्स के द्वारा की गई है। संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, रूढ़ियाँ आदि सभी योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित है या शामिल है, जिन्हें व्यक्ति समाज में रहता हुआ अर्जित करता है। ठीक है, व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते उसे प्राप्त करता है। ये संस्कृति को इस तरह से, संस्कृति जटिल समग्रता है, ये किसने कहा था? टाइलर ने कहा था। इसके अलावा किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों, आदतों का संग्रह है, जिन्हें पीढ़ी से वह सीखते हैं और एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। ये लिंटन से जुड़ जाएगा। और संस्कृति जीवन की डिजाइन है जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास होता है। ये किससे जुड़ जाएगा? ये सी क्लुकहॉन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। एक सेकेंड, ओके वाइज। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रदाय का प्रयोग किसने किया था? योगेंद्र सिंह, DN मजूमदार, नीरा देसाई, LP विद्यार्थी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क की अवधारणा का प्रयोग किसने दिया है? योगेंद्र सिंह, DN मजूमदार, नीरा देसाई, LP विद्यार्थी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? DN मजूमदार होगा। DN मजूमदार ने फील्ड वर्क किया है हो जनजाति पर। ठीक है, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इनका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। LP विद्यार्थी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी है। ठीक है, और इनके अगर हम यहाँ पर मजूमदार की अगर हम पुस्तकों की बात करें तो आप याद रखेंगे, एक है द ट्राइब इन ट्रांजिशन। ठीक है, द ट्राइब इन ट्रांजिशन है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सेंट साइमन, बोर्दियो, रॉबर्ट के मर्टन, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? उत्कृष्टता संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? बोर्दियू ने दी है। ठीक है, बोर्दियू ने दी है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? बोर्दियू ने दी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया? टाइलर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, मेलानोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पर बोर्दियू से संबंधित एक फैक्ट्स आप याद रखेंगे। इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, पूंजी के 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। पहला यहाँ पर है आर्थिक पूंजी, आर्थिक पूंजी या फिर संपत्ति। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। चौथा यहाँ पर हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। तो ये जो 4 प्रकार है ये किसके द्वारा बताए गए हैं? पूंजी के या संपत्ति के बोर्दियू के द्वारा बताए गए हैं। अब अफ्रीका जनजाति चोकटा और ओमाहो की नातेदारी पर किसका अध्ययन रहा है? रेडक्लिफ ब्राउन का रहा है। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन का रहा है। और संरचना के रेडक्लिफ ब्राउन ने 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, समान संरचना और दूसरा हो जाएगा वास्तविक संरचना। समान संरचना और दूसरा हो जाएगा वास्तविक संरचना। ठीक है, यहाँ पर बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डॉक, लोवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश किसने डाला है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मर्डॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा हो जाएगा मिश्रित परिवार। दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार हो जाएगा। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है, सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, 250 समाजों पर इनका अध्ययन रहा है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये इनका कहना था। ठीक है, परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये स्टेटमेंट आता है। किसका कहना है? ये जीपी मर्डॉक का कहना था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए। यहाँ पर अधिनियम दिए गए हैं। दहेज निरोधक अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है और घरेलू उत्तराधिकार अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। देखिए, दहेज निरोधक अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1961 में आता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और घरेलू उत्तराधिकार अधिनियम ये जो आ जाएगा आपका 2005 में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर घरेलू हिंसा होगा। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम। चलिए, और लागू कब होता है? ठीक है, ये अधिनियम 2005 है। लागू पूछ लिया जाए तो ये 2006 में होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? महाभारत में। ठीक है, महाभारत में विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? कन्यादान, प्रजापत्य, विवाह हवन, पाणी ग्रहण, सप्तपदी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रजापत्य को छोड़कर बाकी सारे विकल्प होंगे कन्यादान, विवाह हवन, पाणी ग्रहण,
सप्तपति यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रजापति विवाह है ये एक, ठीक है, ये विवाह का एक स्वरूप है। हिंदू विवाह कितने बताए गए थे, 8 बताए गए थे, उसमें प्रजापत्य विवाह है जो कि उच्च कोटि का, या अगर हम कहें प्रशस्त श्रेणी का यह विवाह है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस में घोटुल पाया जाता है, किस जनजाति में, भील जनजाति, मुरिया, हो, भोटिया, यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। घोटुल किस में पाया जाता है, घोटुल एक युवा ग्रह है, यह किस जनजाति में पाया जाता है, युवा ग्रह है। घोटुल किस जनजाति में यह पाया जाता है, यहाँ पर मुरिया जनजाति होगा, ठीक है, मुरिया और इसके अलावा गोंड जनजाति में, ठीक है, मुरिया और गोंड जनजाति का जो युवा ग्रह है वो घोटुर है, ठीक है। और वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक द मुरिया एंड देयर घोटुल में इसकी बात की है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस में शक्ति का प्रमुख लक्षण है, यह संबंध मूलक होती है, या स्थिति परक होती है, या क्षमता घोतक होती है, या फिर यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होगा। शक्ति का लक्षण क्या है, या संबंध मूलक होती है और स्थिति परक होती है, ए और बी दोनों ही होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है आप यहाँ पर देखिए, जनजाति हिंदू पद्धति, हिंदूकरण, राजपूतीकरण और कुलीनीकरण यहाँ पर दिया गया है, किसके द्वारा ये इनकी बात की गई है। देखिए यहाँ पर जनजाति हिंदू पद्धति की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर निर्मल कुमार बोस हो जाएगा, ठीक है। राजपूतीकरण या हिंदूकरण मैक्स वेबर, इस पे थोड़ा डाउट है, ठीक है। बाकी राजपूतीकरण की सुरजीत सिन्हा के द्वारा बात की गई है, और कुलीनीकरण की जो ये अवधारणा है ये नर्मदेश्वर प्रसाद की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक बार आपको कंफर्म करके बताना है, ठीक है, ठीक है, यानी कि मुझे ही बताना है, यहाँ पर ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन ए ही सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख कर बताएं, जनजातियां हैं और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। देखिए नागालैंड का संबंध है, यहाँ पर नागालैंड में नागा जनजाति हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान में गरासिया जनजाति हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा असम में यहाँ पर हो जाएगी आपकी गारो जनजाति, और तमिलनाडु में हो जाएगी टोडा जनजाति। टोडा पर रिवर्स का अध्ययन रहा है, ठीक है, रिवर्स का बहुपति विवाह पाई जाती है, वहां पर बहुपति विवाह पाया जाता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें प्रजाति, धार्मिक, व्यावसायिक और ब्राह्मणी सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताएं। देखिए होकार्ट का कौन सा सिद्धांत है, जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, ठीक है। होकार्ट एंड सेनाट ने जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया था, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बी हो जाएगा। फिर इसके अलावा नेस्फील्ड की अगर हम बात करें तो इन्होंने जाति उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत दिया है। अभी डुबाई ने जाति उत्पत्ति का ब्राह्मणी सिद्धांत दिया है, और रिजले ने जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत दिया है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है। समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता और सहयोग यहाँ पर ऑप्शंस है। सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। देखिए आपको गिलिन का नाम याद आ रहा होगा, कई बार आपको क्लास में बताया गया है। गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए थे, 3 बताए थे। सामाजिक प्रक्रिया के कितने बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया बताया था, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया को बताया था। दूसरा इन्होंने गिलिन ने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरा इन्होंने असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया को बताया था, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है,
तो समायोजन, सात्मीकरण, सहयोग, ये सभी सहयोगी प्रक्रिया में आते हैं। जो प्रतियोगिता है वो किस में आती है? असहयोगी में आती है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतियोगिता आ जाएगी, प्रतियोगिता आ जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, ठीक है, संघर्ष आ जाएगा, विरोध है, विद्रोह है, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएंगे। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? आइए देखिए, विकल्प ए है प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। विकल्प बी है समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। विकल्प सी है समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। विकल्प डी समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए सी डी सही है, बी यहाँ पर गलत है। क्या कह रहा है? समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणाली से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। समिति के लक्षण या विशेषताओं की बात करें तो क्या होता है? निश्चित उसका संगठन होता है, सोच समझ करके उसकी स्थापना की जाती है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ये व्यक्तियों का समूह होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।